एक 9 साल की लड़की जिसे एक 28 साल का लड़का चाकू के दम पर किडनैप करता है। न सिर्फ किडनैप करता है बल्कि उसे वो 10 साल अपनी कैद में रखता है। वो 10 साल तक उस लड़की को टॉर्चर करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, वो उसकी आंखों पे घूंसे बरसाता है। उसके टॉर्चर की कोई इंतहा नहीं थी। 10 साल उस लड़की ने कैसे नर्क में बिताए, ये कहानी इसी बात की है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है जापान की। साल था 1962। जापान में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था नोबुयुको सातो। ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। माँ बाप थोड़े एज में ज़्यादा थे तो उन्होंने इसके लिए एक अलग घर बनवाया। ये अपने बेटे के साथ उसी घर में रहा करते थे। माँ बाप बुज़ुर्ग थे, थोड़े एज ज़्यादा थी, तो इस वजह से उन लोगों ने अपने लिए ग्राउंड फ्लोर पर रहना तय किया। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इन्होंने अपने बेटे को फर्स्ट फ्लोर दे दिया। सातों ने वो कमरा, वो पूरा फ्लोर अपने हिसाब से डिज़ाइन किया क्योंकि वो जैसे अलग मिजाज का लड़का था, तो इसी वजह से उसने अपना जो कमरा था वो अपने तरीके से डिज़ाइन कराया और उसमें हर चीज़ अपने हिसाब से करवाई। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले वक्त में वो कमरा किसी लड़की के लिए नर्क बनने वाला है। वो लड़का किसी लड़की को वहाँ पे लेकर आएगा और वो कमरा उस लड़की के लिए जहन्नुम का काम करेगा। अगर बात करें उसके बचपन की तो वो एक अजीब स्वभाव का बच्चा था। बचपन से ही उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। वो किसी से भी बात नहीं करता था, उसकी किसी से बनती नहीं थी। वो घर में और स्कूल में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो हर छोटी बातों पर लोगों से लड़ने लगता था और शायद इसी वजह से उसके ना कोई दोस्त थे और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। उसको एक अजीब किस्म की बीमारी थी जिसका नाम है जर्मोफोबिया। जर्मोफोबिया एक ऐसी अजीब बीमारी है जिसमें इंसान को गंदगी देखकर गुस्सा आ जाता है। गंदगी देख के उसको नफरत इतनी हो जाती थी कि कहते हैं कि कभी अगर उसके फादर ऑफिस से घर आते और उनके कपड़ों पे अगर हल्की सी भी धूल, मिट्टी या गंदगी लगी होती तो वो अपने पिता पर लात घूंसे बरसाने लगता, उनको मारने पीटने लगता। माता पिता ने उसका इलाज भी करवाया लेकिन उससे उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ फिर वो हाई स्कूल गया। हाई स्कूल में करने के बाद उसने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी कर दी। ऑटोमोबाइल कंपनी में शुरू में तो ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन एक दिन कहते हैं कि उसने सबके सामने पेशाब कर दिया वहीं जहां वो काम कर रहा था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि बाद में साटो दोबारा उस ऑटोमोबाइल कंपनी में जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और दोबारा से नौकरी करने लगता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने खुद वो नौकरी छोड़ दी। जब साटो की उम्र 19 साल की हुई तो उसने माँ से कहा कि अब वो अकेला रहना चाहता है। तो माँ बाप ने कहा ठीक है, तुम जाओ, अगर तुम्हें अलग रहना है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अपने सामान उठाया और घर से निकल गया। मगर जैसे ही वो घर से निकला, साटो ने पूरे घर पे पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। फौरन फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई। लेकिन माँ बाप को उसकी ये हरकत इतनी अजीब लगी कि उन्होंने उसका इलाज नज़दीकी अस्पताल में कराने के लिए उसे भर्ती करवा दिया। 1 महीने तक उसका इलाज हुआ लेकिन तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना वो ठीक हुआ। 1 महीने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वापस वो घर आ गया। इधर साटो अब इलाज के बाद घर आया तो उसने माँ बाप से ज़िद की कि उसे अब उसे अलग कमरे में रहना है। उसे अब बिल्कुल वो नहीं चाहता कि उसके कमरे में कभी भी कोई आए या कोई उससे मिले। इसलिए उसके माँ बाप ने उसके फ्लोर को बिल्कुल एक तरीके से सील कर दिया कि मतलब वो खुद भी नहीं जाते थे पहले ही, लेकिन अब वो और ज़्यादा ये हो गया कि हाँ ठीक है, तुम अकेले रहना है, तुम रहो, अब हम बिल्कुल भी उस कमरे में कदम नहीं रखेंगे। साटो जो था वो पूरे दिन उसी कमरे में रहता। अब अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग और ज़्यादा खुराफाती हो गया, उसके दिमाग में और ज़्यादा अजीब चीज़ें चलने लगी, जिसकी वजह से उसने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना किसी लड़की का किडनैप कर लेते हैं। जिसके लिए जून 1989 में वो अपने माँ बाप की गाड़ी उठाता है और एक एलिमेंट्री स्कूल के पास जाकर गाड़ी रोक देता है। वो काफ़ी देर तक उस स्कूल के बाहर खड़ा रहता है। इतने में
4 लड़कियां जिनकी उम्र करीब 9 से 10 साल की थी, वो लड़कियां स्कूल से बाहर आती हैं तो ये उनके सामने गाड़ी ले आके खड़ी कर देता है, रोक देता है। उनको टॉफ़ियों का, चॉकलेट का लालच देता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि लड़कियां जो थीं थोड़ी समझदार थीं, उन्होंने इससे बात बिल्कुल नहीं करी और वापस घर आने के बाद उन्होंने इस बात की शिकायत अपने माँ बाप से करी कि ऐसे ऐसे एक लड़का हमसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था, चॉकलेट देने की लालच दे रहा था और हमें अपने साथ जाने के लिए बोल रहा था। उन लड़कियों के माँ बाप ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हैं। जब पुलिस को ये शिकायत मिलती है तो पुलिस साटो को गिरफ्तार कर लेती है। जब उसका मेडिकल करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसके बाद कोर्ट उसे एक रिहैब सेंटर में भेजने का आदेश देती है। यहाँ पर वो करीब 1 महीने रहा और जब वो घर वापस लौटा, लेकिन साटो के घर वापस लौटने के बाद भी लोग अब बातें बनाने लगे थे, जिस वजह से उसके जो पिता थे वो काफ़ी परेशान रहने लगे, वो डिप्रेशन में चले गए और करीब 2 महीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होनी और तबीयत ख़राब होने के चलते उनकी मौत हो गई। फिर घर की सारी जिम्मेदारी अब आ जाती है उसकी माँ पर, क्योंकि साटो तो कोई काम करता था नहीं, इसलिए घर चलाने के लिए उसकी माँ ने नौकरी करना शुरू कर दी। फिर एक दिन तारीख आई 13 नवंबर 1990। साटो शाम को माँ की कार उठाता है और मार्केट, बिना कुछ बोले मार्केट चला जाता है। मार्केट तरफ निकल गया तो उसने एक छोटी लड़की को देखा। वो लड़की उसे बहुत प्यारी लगी। उसने उस लड़की के किडनैप करने का सोचा, उसे इतनी पसंद आई। उस 9 साल की लड़की का नाम था फुसाको सानो। सानो को देखकर उसके पास वो गाड़ी लेके जाता है, उसके सामने रोकता है, गाड़ी से उतरता है, चाकू दिखाता है और उस 9 साल की लड़की को डरा धमका कर बोलता है कि अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की छोटी थी, समझदार नहीं थी, वो चुपचाप डर के मारे सहमी हुई गाड़ी में बैठ जाती है। अब साटो गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर वो गाड़ी लेकर आ जाता है। साटो को पता था कि उसकी माँ घर पर है, तो इसलिए वो सानो उस लड़की को, 9 साल की लड़की को घर के अंदर डायरेक्टली तो लेके जा नहीं सकता था। तो वो क्या करता है, सानो के हाथ पैर बांधता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है, उसके मुंह पर टेप लगाता है और उसे घर के पीछे की साइड जाके खड़ा कर देता है। फिर घर के अंदर दाखिल होता है, अपने कमरे में जाता है, एक रस्सी बांधता है और रस्सी नीचे फेंकता है और दोबारा घर से बाहर आके वो रस्सी सानो के पेट पर, कमर पर बांधता है, पेट पर बांधता है और फिर दोबारा घर के अंदर जाता है और खिड़की से सानो को ऊपर खींचता है। कमरे में जाने के बाद वो सानो की पट्टियाँ खोलता है और चाकू दिखाकर बोलता है कि ये तुम्हारा किडनैप किया है मैंने, अगर तुमने थोड़ी सी बेआवाज़ करी, चीखी चिल्लाई या भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं ना सिर्फ तुम्हें जान से मारूंगा, वो कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। लड़की छोटी थी, समझदार नहीं थी, वो डरी सहमी उसकी बात को मान लेती है। 9 साल की सानो उसकी धमकी से डर गई, उसने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। इसके बाद अब शुरू होता है साटो का टॉर्चर करना। दरअसल वहीं जब दूसरी तरफ जो 9 साल की लड़की सानो थी, वो जब शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। अब उस वक्त पे कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई डिजिटलाइजेशन का ऐसा कुछ खास दौर तो था नहीं कि सीसीटीवी की मदद से किडनैपर से पता चल जाए, लड़की की कुछ जानकारी मिल जाए। तो पुलिस क्या करती है, करीब 200 पुलिसकर्मियों को डोर टू डोर सर्च के लिए भेजती है। लोगों से पूछताछ की जाती है, पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, होर्डिंग लगाए जाते हैं, लेकिन सानो का, 9 साल की उस बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है। उधर साटो 9 साल की सानो को अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर करने लगता है। वो उसके पाँव बांध देता है, जब उसका मन करता है तो चाकू से उस पर निशान बना देता है, उसे मारता पीटता, उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता, यहाँ तक कि उसे बाथरूम भी खुद लेकर जाता। और बाथरूम जाने का भी उसने वक्त तय किया था कि 24 घंटे में सिर्फ इस टाइम पे ही मैं तुम्हें बाथरूम लेकर जाऊंगा, उससे पहले तुम बाथरूम नहीं जा सकती हो। यहाँ तक कि उसका जो मन करता वो उसे वो खाने में देता। साटो खाने में भी उसे वही देता था जो उसका मन करता था, वो उसे सिर्फ एक ही टाइम खाना देता। यहाँ तक कि वो उस पर स्टेन गन से हमला करता। स्टेन गन एक ऐसी गन थी जिसको मतलब लगने से करंट लगता था और उसका दर्द घंटों तक रहता था। स्टेन गन से सानो को इतना दर्द होता कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते थे, लेकिन वो मासूम बच्ची चूं तक नहीं करती थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो चीखेगी या चिल्लाएगी तो ये इंसान उसे जान से मार देगा। वो इतनी दहशत में थी।
उसकी बेरहमी से वो इतनी तंग आ चुकी थी कि कभी कभी कहते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि कभी कभी कहते हैं कि वो खुद पर ही वो स्टेन गन से वार करती ताकि उसे दर्द सहने की आदत पड़ जाए। साटो सिर्फ इतना ही जुल्म नहीं करता था बल्कि वो रोज़ाना उसकी आंख पर मुक्के मारा करता था, घूंसे मारा करता था। साटो ने सानो से बोला था कि साल में 365 में से मैं 300 दिन तुम्हें आंख पर मारूंगा, सिर्फ कुछ दिन ही छोड़ूंगा तुम्हें 65 दिन, लेकिन साल में 300 दिन करीब मैं तुम्हें आंख पर ही मारूंगा। सानो इन मिक्को से कहते हैं कि कई बार दिनों के लिए कई दिनों के लिए अंधी भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी सानो ये सब बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी अब यही होने वाली है, उम्र भर बस यही वो झेलेगी, उसकी मौत भी ऐसे ही हो जाएगी एक दिन। साटो का टॉर्चर सहकर सानो का वज़न करीब कहते हैं कि 37 किलो रह गया था। काफ़ी दिन यूं ही बीतते गए। फिर एक दिन साटो ने सानो के पैर जो टेप से बांध रखे थे इतने वक्त से वो खोल देता है, लेकिन वो मासूम लड़की अपने पैरों को महसूस ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने साल तक उसके पैरों को उसने टेप से बांध रखा था। जब उसने पैरों को पैर पे लगा टेप खोला तो वो चल भी नहीं पा रही थी, भागना तो बहुत दूर की बात थी। फिर आती है जनवरी 1996। अब सानो को उस घर में रहते हुए करीब 5.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। वो जिंदा तो थी लेकिन एक लाश की तरह। तभी साटो की मां ने पुलिस को फ़ोन किया और बेटे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। उसकी मां ने बताया कि उनका बेटा उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस को जब मां की ऐसी शिकायत मिली उस महिला की, उसकी साटो की मां की, तो पुलिस इन लोगों के घर आती है। घर आकर वो उस सनकी साटो को घर के नीचे बुलाती है और उसको डराती है, धमकाती है और बोलती है, पुलिस की वार्निंग देती है कि तुमने आज के बाद अपनी माँ को मारा तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। अगर पुलिस उस टाइम पे साटो का कमरा देख लेते तो शायद वो सानो मासूम बच्ची वो बच जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस सिर्फ वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ सानो की हालत अब काफ़ी ख़राब होने लगी थी क्योंकि तकरीबन 6.5 साल से उस लड़की ने धूप नहीं देखी थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में विटामिन की कमी होने लगी थी। उसका वज़न गिरने लगा था। सानो को लगने लगा था अब उसकी ज़िंदगी इसी कमरे में ख़त्म होने वाली है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस साटो से दोस्ती कर लेती हूँ। तो वो उस सनकी से दोस्ती करने की कोशिश करती है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। कई बार ऐसा होता था कि वो दोनों साथ में बैठ के टीवी देखते, बातें करते। सानो तो उसको दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन जो वो सनकी साटो था वो उस मासूम लड़की को अपना दोस्त नहीं गुलाम समझने लगा था। वो उसके साथ मारपीट करता, उसका अत्याचार अब और ज़्यादा बढ़ चुका था। सानो जिंदा रहने के लिए चुपचाप ये सब सह रही थी। फिर उधर दूसरी तरफ साटो की माँ अब भी बेटे से काफ़ी परेशान थी। वो उनसे भी अपनी माँ के साथ भी मारपीट करता। साटो की उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी अब, और उसकी जो माँ थी वो 65 साल की हो गई थी। फिर भी वो घर का कोई काम नहीं करता था। अब उसकी माँ जो है वही नौकरी करती थी, लेकिन 65 साल की उम्र होने के बाद उनका रिटायरमेंट एज आ गई, तो रिटायरमेंट भी हो गई। अब वो घर पर रहने लगी। इससे झगड़े माँ और बेटे के बीच में और ज़्यादा बढ़ने लगे। कहते हैं कि वो अपनी माँ को भी कुर्सी से बांध कर रखता पूरे दिन, और रात में सिर्फ सोने के टाइम उन्हें छोड़ देता। फिर एक दिन परेशान होकर 12 जनवरी 2000 के दिन साटो की माँ ने पुलिस में कंप्लेन करी और बताया अपनी बेटे की पूरी करतूत को, लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि कहते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए 19 तारीख को एक जूनियर लेवल का पुलिसकर्मी साटो के घर आता है, उसकी माँ से पूछताछ करता है। तो उसकी माँ भी कहती है कि ये जूनियर लेवल का, ये क्या मतलब मेरी मदद नहीं कर सकता। तो उसकी माँ भी ज़्यादा कुछ खास उनसे रिप्लाई नहीं करती और वो चला जाता है। लेकिन इन सब के बाद 19 जनवरी 2000 के दिन साटो की माँ कुछ हेल्थ ऑफिसर्स को फ़ोन करती हैं, जिसके बाद 28 जनवरी मतलब उसकी कॉल करने के तकरीबन 9 से 10 दिन के बाद 28 जनवरी 2000 के दिन कुछ हेल्थ ऑफिसर साटो के घर आए। जैसे ही वो उनके घर आए तो उन्हें वहाँ पे कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। तब साटो की माँ ने बताया कि उनका बेटा ऊपर वाले कमरे में रहता है। जैसे ही वो हेल्थ वर्कर्स उस ऊपर वाले कमरे में गए तो वो उस कमरे की हालत देखकर बिल्कुल हैरान थे। वहाँ उन्हें
वो लड़की मिली सानो, जिसका उसने किडनैप किया था। उसकी बदहालत देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने तुरंत सानो को अस्पताल पहुँचाया। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साटो की मां से जब पूछा गया कि आप इस लड़की को जानते हो, तो साटो की मां ने साफ कहा कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, क्योंकि मैं कभी ऊपर वाले कमरे में गई ही नहीं। दरअसल जो साटो की मां थी वो वाकई अपने बेटे के कमरे में गई नहीं, क्योंकि वो उन्हें कभी जाने भी नहीं देता था। फिर पुलिस ने जब साटो से सख्ती से पूछताछ करी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। मतलब वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था एक तरीके से। उधर जो लड़की थी सानो, वो उसकी उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। 10 साल का वक्त बीत चुका था। 1990 में किडनैप हुआ और अब साल 2000 आ चुका था। 10 साल का वक्त बीत चुका था और उस लड़की की उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। जब पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ करी तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उसकी उम्र तो 19 साल हो चुकी थी, मगर वो लड़की दिमागी तौर पर अभी भी 9 साल की थी। क्योंकि 10 साल उसने जो टॉर्चर झेला, जो परेशानियां झेली, उसकी वजह से उसका मेंटल ग्रोथ ही नहीं हो पाया। उसने कुछ 10 साल उस कमरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। 4 दीवारी, छत, ज़मीन, बस, और साटो का टॉर्चर। ये सिर्फ यही था जो 10 साल तक उस लड़की ने झेला। दरअसल उसकी हालत कमरे में रहकर मतलब एक ऐसे इंसान की हो गई थी जिसे लगा था कि शायद ये 4 दीवारी ही दुनिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाद में जब सानो थोड़ा ठीक हुई तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सानो है। जैसे उसने नाम बताया, उनमें से एक पुलिस वाला दंग रह गया, क्योंकि इसने ये नाम 10 साल पहले सुना था। ये उन्हीं 200 लोगों की टीम में शामिल था जो लोग सानो को उसके पिता की कंप्लेन के, जब वो गायब हुई थी उसके पिता ने कंप्लेन करी थी और ये 200 पुलिस वाले उसे तलाश रहे थे। तो उनमें से एक पुलिस वाला उसी टीम का हिस्सा था। तो जैसे उसने नाम सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि ये नाम उसने 10 साल पहले सुना था। पुलिस ने तुरंत सानो के माँ बाप को फ़ोन किया, उनसे संपर्क किया, और जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 फरवरी 2000 के दिन पुलिस ने साटो को गिरफ्तार किया, क्योंकि उससे पहले पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में रखा था, इसलिए उससे पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो 11 फरवरी 2000 के दिन उसको अरेस्ट किया गया। इसके बाद पुलिस ने साटो को सबूतों के साथ कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट ने 10 साल इस तरीके से एक लड़की के साथ हैवानियत करने के बाद उसे जो सज़ा मिली वो थी सिर्फ 10 साल कैद की सज़ा। क्योंकि जापान के अंदर अपहरण करने के लिए सिर्फ 10 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन जब लोगों को इस पूरे मामले का पता चला तो उनका गुस्सा देख, उनका आक्रोश देख, उसको लोग उम्र कैद या फांसी की सज़ा की मांग कर रहे थे। और लोगों का गुस्सा देख पुलिस ने उसके खिलाफ और भी गंभीर धाराएं लगाईं। इसके बाद उसकी सज़ा को बढ़ाकर 14 साल कर दिया। लेकिन साटो के वकील ने कुछ दलीलें कोर्ट में पेश करी, जिसके बाद साटो की सज़ा कम करके महज 11 साल कैद कर दी गई। ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने एक लड़की को 10 साल ज़िंदगी के जहन्नुम की तरह कैद करके बितवाए, उस इंसान को सिर्फ 11 साल कैद की सज़ा मिली। जिसके बाद लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन हुए, लेकिन कानून वहाँ का यही था और उसको सिर्फ 11 साल की सज़ा हुई। इस तरीके की कहानी के ऊपर, साटो की हैवानियत के ऊपर और 10 साल जो सानो ने झेला है, इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।